साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कहता हूं कि अगर हूबहू ऐसा पेपर आ जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यानी कि शुरुआत में सबसे पहले साथियों हिंदी के 37 सवाल होंगे और मैं कहता हूं कि सेम टू सेम डिक्टो अगर ऐसे 37 सवाल आ जाते हैं तो आपका कितना स्कोर रहता है। उसके बाद साथियों 38 सवाल यहां पर सामान्य ज्ञान के, अगर वैसे 38 सवाल आ जाते हैं तो आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन, उसके बाद साथियों सामान्य ज्ञान के यहां पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो साथियों इन हिंदी के 37 प्रश्नों में से आपका स्कोर की अगर बात करें, आज का जो साथियों जो मैंने लेवल रखा है उस लेवल के हिसाब से आपका स्कोर 26 क्वेश्चन तक का होना चाहिए। तो इस 26 क्वेश्चन तक के साथियों स्कोर को अचीव करने के लिए इन 37 प्रश्नों को देखिए और बताइए कि कितना आपका स्कोर रहा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि आगमन में उपसर्ग क्या है, मुझे बताइए। देखिए अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो आ धन गमन हो जाएगा। अगर उपसर्ग की बात करेंगे साथियों ये इसका उपसर्ग हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अगर इसमें पूछे समास कौन सा है साथियों तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि जहां पर शुरुआत का पद बड़ा आ जाए वहां पर साथियों अव्ययी भाव समास ही होता है। उसके बाद देखिए उद्यम का साथियों विलोम क्या होता है, तो उद्यम का विलोम तो आलस्य होता है, यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धात्री की जगह नहीं प्रयुक्त किया जा सकता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों, देखिए धात्री की अगर बात करें हैं माता, ठीक है ना, माता को धात्री कह सकते हैं या पृथ्वी को भी कह सकते हैं, जननी को भी कह सकते हैं, लेकिन अबला को नहीं कह सकते। अब नहीं कह सकते तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको क्या कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है। तो उसको साथियों अच्युत कहा जाता है। जो अपने स्थान से या अपनी स्थिति से अलग न किया जा सके उसका अच्युत किया जाता है, अच्युत कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों के भर्ता शब्द का अगर आपसे एग्जाम में स्त्रीलिंग पूछे तो आप किसका आंसर बताएंगे, यानी कि कौन से ऑप्शन का चयन करेंगे। तो मैं कहूंगा साथियों भर्तरी कहा जाता है। क्या, जैसे कि साथियों भर्ता की अगर बात करते हैं तो भर्तरी कहा जाता है, ये इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर कि वह मुझसे अलग रहता है रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहां पर कौन सा कारक है। अब देखिए यहां पर अगर बात करें तो अलगाव पहले से आ गया, से आ गया, क्या आ गया साथियों, एक तरीके से अगर बात करें यहां पर से आ गया और यहां पर अलग रहता है, अलगाव आ गया, तो मैं कह सकता हूं यहां पर आपका आपादान कारक हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म का साथियों चयन कीजिए। यानी कि देखिए अगर बात करें पहला शब्द आपका तद्भव होना चाहिए, इसमें पहला शब्द तद्भव नहीं है, ठीक है ना, यहां भी नहीं है साथियों। पत्ता आपका क्या होता है साथियों, एक तरीके से तद्भव शब्द होता है और पत्र आपका कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। तो ये जोड़ी बिल्कुल सही है। अब सही है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए। अगर बात करें साथियों देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मैं आपको बता दूं साथियों। देखिए अगर बात करें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, एक तो मैं शब्द जो होता है ना, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। हम क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। या मुझे की अगर बात करें ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अगर मध्यम की बात, ये उत्तम हो गया तीनों। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं साथियों, तुम होते हैं, ठीक है ना, या आप होते हैं, आप भी कह सकते हैं, या तुम लोग कह सकते हैं। उसके अलावा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं साथियों, वह होते हैं, ठीक है ना, तो कह सकते हैं वह। मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर मुझे पूछा गया है, मुझे यहाँ पर मैंने उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताया है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कमल नयन में कौन सा समास है, मुझे बताइए। देखिए कमल नयन की अगर बात करें साथियों तो कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाएगा। जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल सही है। मुझे आज खाने का मन नहीं है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश साथियों क्या है, मुझे बताइए। देखिए मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, मन नहीं होती है थोड़ी ना होना चाहिए, मुझे आज खाने का मन नहीं होता ये होना चाहिए। तो अशुद्धि कहां पर है भाई साहब, अशुद्धि ऑप्शन नंबर डी में है। मन नहीं होती है नहीं होना चाहिए, मन नहीं होता है होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आनाकानी करना। अब जैसे मैं आपसे कुछ काम को कह रहा हूं लेकिन आप आनाकानी कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, इधर उधर करना नहीं, मना करना, बुराई करना, टाल मटोल करना। मना करना तो भाई साफ इनकार हो जाएगा, लेकिन अगर कोई काम को करने में टाल मटोली कर रहा है तो उसको कहा जाएगा भाई ये तो आनाकानी कर रहा है काम को करने में। उसके बाद देखिए कि थोता चना बाजे घना, इस मुहावरे का मतलब आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों चने रूपी खिलौने से खेलना नहीं,
दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि थोता चना बाजे घना, इसका मतलब क्या होता है, दिखावा तो बहुत करना लेकिन उसका सार कुछ नहीं, उसकी असलियत कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा साथियों चिन्ह लगा हुआ है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। एक तो कहां कहां चिन्ह की अगर बात करें साथियों, आपको ये चिन्ह लगाओ जैसे आपने देखा होगा ना, किसी वाक्य को, एक वाक्य को कवर करता है ऐसे करके चिन्ह, तो एक ये शुरू में ये अंत में ही है, तो इसको उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा चिन्ह इसको कहा जाता है, उद्धरण चिन्ह आपको कहा जाता है। यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर बात करें आपकी जो भर्ती है साथियों, क्या भर्ती के कितने पद हैं साथियों, 60,244 साथियों, इन पदों पर आपकी भर्ती है। आपको इसमें से क्या चाहिए है, आपको इसमें से साथियों सिर्फ और सिर्फ एक सीट चाहिए है। क्यों चाहिए, ताकि साथियों आपका भविष्य संवर सके, आपके ऊपर साथियों जो बेरोजगारी का एक तरीके से जो कलंक लगा हुआ है वो मिट सके, ठीक है ना। और लगभग अगर बात करें साथियों तो वही 29 से 30 हजार तक यहाँ पर आपकी सैलरी होती है। तो मेरा मानना है कि आप अपने भविष्य को संवारने के लिए, आप अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, इस एग्जाम के लिए बचे हुए दिनों में इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि मेरा मानना है साथियों दिन रात एक कर डालेंगे। ये समझ लीजिए इस बार इतनी वैकेंसी आई है, अब अगली बार पता नहीं कब इतनी वैकेंसी आएगी, तो इस बार जितने दिन बचे हैं मेरा मानना है ऐसा आपको पढ़ा दूंगा कि कोई आपका सानी नहीं होगा, यानी कि किसी की जरूरत नहीं हो सकती साथियों कि आपको हराने की कोई कोशिश करे। और मेरा मानना है जो प्रश्न पत्र आपका आएगा साथियों, मैं कह सकता हूं प्रश्न पत्र में बहुत अधिक तो नहीं साथियों, 75% आपका फंसा हुआ आएगा। लेकिन आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ये समझ लीजिए जो भी मेरी क्लासेस हैं साथियों 10 दिन की, पिछली 10 दिन की मेरी जो क्लासेस है, एक तो उन क्लासेस को आप लोग देख लीजिए 10 से 15 दिन की क्लासेस को, जितनी भी क्लासेस हैं वीडियो में, वीडियो वाले सेक्शन में, लाइव वाले सेक्शन में, उसके अलावा जो अब बचे हुए दिन हैं उसमें जो मैं आपको क्लासेस दूंगा इनको आप देख लीजिए, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए ये चीजें तो आपके लिए निःशुल्क हैं, उसके अलावा 2 तरह की पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार करवाई है। इन पीडीएफ को अगर आप साथियों तैयार कर लेते हैं, इसमें पीडीएफ में ऐसा क्या है जिससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें भाई साहब 2018 से लेकर 2024 तक के सभी शिफ्ट हैं, सभी पेपर हैं और हल सहित हैं। कैसे हैं साथियों, हल सहित ये सभी प्रश्न पत्र हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 10 मैंने 150 क्वेश्चन के पेपर साथियों रेडी किए हैं, ठीक है ना। कुल मिला के 1500 क्वेश्चन आपके ये हो गए। मेरा मानना है कि अगर इन दोनों पीडीएफ को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। और ये कितने रुपए में आपको दिया जा रहा है, सिर्फ 45 रुपए में आपको ये दोनों पीडीएफ दी जा रही हैं। कैसे ये दोनों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, वहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथियों व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उसमें बारकोड पर आपको 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट साथियों भेजना होता है और ये पीडीएफ आपको तुरंत भेज दी जाती है। तो कुल मिला के मेरे कहने से इतना काम कर लीजिए, ये समझ लीजिए ये जो आपका टारगेट है ना 1 सीट वाला, ये आप अचीव कर लो। यानी कि जो अंतिम लिस्ट आएगी ना, अंतिम लिस्ट मेडिकल से पहले, मेडिकल में मैं तो नहीं कह सकता ना, अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बात की बात है, 100 में से 95 लड़के पास हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल से पहले लिस्ट आएगी, उसमें एक रोल नंबर आपका अवश्य होगा। अब अगर बात करें मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में अशुद्धि क्या, देखिए मेरे को, तेरे को, ये शब्द नहीं सही होते हैं, तो ये आपका क्या होगा जाएगा साथियों, मैंने मेरे को सुधार लिया है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर साथियों देखिए कारक ये है नहीं, लिंग नहीं, वचन नहीं, तो सर्वनाम साथियों ये क्या होगा, ये आपका सर्वनाम संबंधी यहां पर अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है मुझे बताइए, ठीक है ना। देखिए राम मोहन को रुला रहा है, श्याम निबंध लिखता है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, पानी बरस रहा है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि अगर बात करें आकर्मक क्रिया वाला जो वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, और यही आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। कुल मिला के अगर बात करें साथियों बरसना शब्द में अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसके बाद देखिए ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा मुझे बताइए। देखिए अगर आपसे साथियों एग्जाम में ऋषि का क्या पूछ लिया जाए, स्त्रीलिंग पूछ लिया जाए, तो ऋषि का आपको बताना है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते, इस वाक्य में कौन सा कारक है मुझे बताइए। इसमें कौन सा कारक है, अब यहाँ पर से आ गया है, या तो अपादान कारक होगा या करण कारक होगा, लेकिन बच्चे बस से, क्या बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, अलगाव नहीं हो रहा है, बस और
बच्चों का मिलन हो रहा है तो मैं कह सकता हूं यहां पर कर्ण कारक आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तद्भव शब्द है मुझे बताइए। यानी कि तद्भव शब्द की अगर बात करते हैं साथियों तो जो सूरज है ना, सूरज ये आपका तद्भव हो जाएगा। बाकी ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे साथियों तत्सम शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या होगा मुझे बताइए। अगर इसकी संधि विच्छेद मैं साथियों करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं करूंगा प्रति धन आशा, और यहां पर साथियों प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, और प्रति कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए उत्थान का साथियों विलोम क्या होता है मुझे बताइए। तो उत्थान का विलोम कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है कि उत्थान का विलोम क्या होता है, तो पतन उत्थान का विलोम होता है। कलश का साथियों पर्यायवाची क्या होता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आएगा, कुछ बदलाव नहीं होगा। कलश का पर्यायवाची का से कलश हो जाएगा, का से कुंभ हो जाएगा। तो मेरी इतनी बात ध्यान रखेंगे कि का से कलश और का से कुंभ दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अभय और उभय ये दोनों साथियों कैसे शब्द हैं, आपको बताने कि इन दोनों के मतलब क्या होते हैं मुझे बताइए। आपने साथियों देखिए इस उभय की अगर बात करते हैं, आपने एक शब्द पढ़ा होगा उभयलिंगी, क्या उभयलिंगी, जैसे कि डॉक्टर शब्द जो है ना वो उभयलिंगी है, यानी कि पुरुष को भी एक तरीके से क्या पुरुष की अगर बात डॉक्टर को भी उभयलिंगी, डॉक्टर भी साथियों उभयलिंगी आएगा, और पुरुष डॉक्टर भी और महिला डॉक्टर भी उभयलिंगी कहलाएगा। तो कुल मिला के इसका मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या हो जाता है साथियों, दोनों। तो दोनों कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, यहां पर लिखा हुआ है। और इस अभय का मतलब क्या होता है, निर्भय होता है। तो मैं कह सकता हूं कि अभय का मतलब निर्भय, यानी कि भय का मतलब साथियों होता है भय, ठीक है ना, मतलब डरना, और आ लग गया तो इसका भय का विलोम हो जाएगा तो निर्भय हो जाएगा। उभय का विलोम होता है, उभय का मतलब होता है साथियों दोनों, अभय का मतलब होता है निर्भय। उसके बाद देखिए दोपहर के बाद का दिन साथियों क्या कहलाया जाता है, या आपसे कुल मिला के यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए दोपहर के पहले का समय क्या कहलाया जाता है, 3 मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। दोपहर के पहले के समय को क्या कहा जाता है, उसके अलावा साथियों दोपहर के समय को क्या कहा जाता है, दोपहर के पहला समय, दोपहर के समय को क्या कहा जाता है, ये अलग चीज है। उसके अलावा साथियों दोपहर के बाद के समय को क्या कहा जाए, ये 3 आप लोग ध्यान रखेंगे। दोपहर के बाद के साथियों समय को क्या कहा जाता है, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग क्या करेंगे साथियों ध्यान रखेंगे। अगर दोपहर के पहले समय आपसे पूछा जाए साथियों तो पूर्वाह्न आपको बताना है, ठीक है ना। दोपहर के समय को अगर आपसे पूछा जाए तो साथियों मध्याह्न आपको बताना है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर बात करें दोपहर के बाद के समय के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो अपराह्न आपको बताना है। मैं कह सकता हूं दोपहर के बाद को क्या कहा जाएगा, अपराह्न कहा जाएगा। यानी कि जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो अगर मान लीजिए साथियों वीडियो को आप अगर लाइक नहीं करते हैं तो सिलेक्शन से आपको चाह नहीं है। इतना प्यारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, इतने प्यार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतने दम लगाकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये समझ लीजिए फेफड़े फाड़ के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपसे एक लाइक वाला बटन नहीं दबाया जाता, इससे गलत बात मुझे नहीं लगता साथियों कुछ होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो साथियों पढ़ाता रहूंगा, आप कुछ करो या ना करो, मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। विरोचित की अगर संधि विच्छेद की अगर बात करें, इसका संधि की एक तो यहां पर वीर निकल आएगा, ठीक है, और एक उचित निकल आएगा, जो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में साथियों कौन सा समास है मुझे बताइए। अगर बात करें साथियों गंगा तट यानी कि गंगा, ठीक है ना, गंगा के तट भी तो हम लोग कह सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेताजी ने आजाद हिंद फौजी का नियंत्रण किया, वाक्य की त्रुटि आपको साथियों बताना है कि त्रुटि यहां पर साथियों कहां पर है बताइए। देखिए नेताजी ने आजाद, हिंदी नहीं आना चाहिए हिंद, और यहां पर फौजी नहीं आना चाहिए फौज आना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, और नियंत्रण नहीं आना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये सही होगा, या नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्भय, निर्भय गलत हो जाएगा, नियंत्रण भी गलत हो जाएगा। उसके अलावा साथियों नियंत्रण ये भी गलत हो जाएगा, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका जो शुद्ध वाक्य जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, ये वाक्य बिल्कुल सही होगा और यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब क्या होता है, तो दो चीजों का मिश्रण हो जाना नहीं,
बेमेल चीजों का मिश्रण हो जाना, बिल्कुल साथियों, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल चीजों का मिश्रण हो जाना। उसके बाद देखिए नई नई बहू अभी से अपने पति को उंगली पर नचाने लगी। अगर इसकी बात करें साथियों तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वश में रखना, बहुत काम करना, इशारा करना या संतरास देना। मैं कह सकता हूं भाई वश में कर लेने को क्या कहा जाता है कि भाई उसने तो अपने वश में कर लिया, यानी कि नई नई बहू ने अभी से अपने पति को उंगली पर नचाने लगी, यानी कि उसने उसको वश में कर लिया। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, मुझे बताइए। सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, तो यहां पर देखिए सभी एक साथ चिल्ला उठे, अब यहां पर एक अलग वाक्य आ गया, हम भी चलेंगे, तो कुल मिला के बीच में कोई चिन्ह लगना चाहिए, नहीं लगे हैं तो मैं कहूंगा गलत वाक्य है। सभी एक साथ चिल्ला उठे, बात यहां पर खत्म होती है तो यहां पर अल्प विराम आ गया। दूसरा वाक्य यहां पर शुरू होता है कि सभी क्या चिल्ला उठे, हम भी चलेंगे, तो इनको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, यानी कि साथियों यहां पर उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल कर दिया, तो ये सही लग रहा है। हम सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, या सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे। अब देखिए यहां पर तो डबल इन्वर्टेड कॉमा है, लेकिन यहां पर नहीं, ये इसलिए नहीं हो सकता आंसर। अब अगर बात करें आंसर जो होगा वो बी होगा, क्यों, क्योंकि ये वाक्य बिल्कुल सही है। सभी एक साथ चिल्ला उठे अल्प विराम और उद्धरण चिन्ह, हम भी चिल्ला उठे उद्धरण चिन्ह खत्म, तो आंसर आपका जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी के साथ। यानी कि अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी था तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। आपकी सब राह देख रहे हैं, रेखांकित शब्द में सर्वनाम आपको बताना है, यानी कि आप शब्द में सर्वनाम मुझे बता दीजिए साथियों कि यहां पर सर्वनाम कौन सा है। चलिए देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो नहीं हो सकता, क्योंकि कौन क्या ऐसे करके वहां पर प्रश्नवाचक होता है साथियों। संबंध भी नहीं हो सकता, ठीक है ना, संबंध भी अगर बात करें साथियों नहीं हो सकता। आपकी सब राह देख रहे हैं, यहां पर अगर बात करें साथियों निश्चयवाचक भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह वह शब्द होता है ना वो निश्चय। अब बचा क्या साथियों, मजबूरी में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी लगाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है मुझे बताइए। चलिए, तो अब पढ़कर क्या होगा साथियों, पूर्वकालिक क्रिया यहां पर हो जाएगी, यानी कि आंसर आपका सी के साथ जाएगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा मुझे बताइए। तो देखिए अगर जैसे की बात करते हैं यहां पर क्या, अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो अनुजा होता है। क्या होता है साथियों, अनुजा होता है, ठीक है। उसके अलावा सुत शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, सुता होता है। उसी प्रकार कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कृष्णा होता है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए वृक्ष से पत्ते गिरे कौन सा कारक है, मैं कहूंगा अपादान कारक है। उसके बाद देखिए वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा मुझे बताइए। तो वर्तिका का तद्भव रूप साथियों क्या होता है, बाती होता है, यानी कि ये तद्भव है और ये तत्सम है, बस इतना फर्क है। चलिए, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, देखिए ये तो प्रत्यय तो आपका साथियों यहाँ पर आ नहीं जाएगा भू, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं हो सकता, सी वाला साथियों हो जाएगा। यानी कि भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय अगर आपसे पूछे तो आपको साथियों अक्कड़ बताना है। कृष का विलोम क्या होता है, ये एग्जाम में साथियों बहुत पूछा जाता है और आपका राइट आंसर क्या होगा, हष्ट पुष्ट होगा। यानी कि कृष्ण का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, हष्ट पुष्ट हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, यानी कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 आप लोग बताएंगे। क्या हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं साथियों, 11 सर्वनाम होते हैं। अब उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान की अगर बात करें, 37 सवाल आपने देख लीजिए साथियों हिंदी के, और कितना आपका स्कोर रहा, कितना आपने बिल्कुल सही किया तो वो बताइएगा। उसके अलावा साथियों जीके जीएस यूपी जीके के मैं कितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, 38 क्वेश्चन करा रहा हूं, यानी कि 75 तक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और इसमें आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 16 से 17 क्वेश्चन को आपको साथियों बिल्कुल सही करना है। ये समझ लीजिए 16 से 17, 15 के आसपास, यानी कि 15, 16, 17 के आसपास आपको स्कोर करना है हर हालत में, ठीक है ना। तो साथियों पहला सवाल सामान्य ज्ञान का है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है, तो मैं कहूंगा साथियों 13वां शिलालेख करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी, तो लंगर की परंपरा किसने आरंभ की थी, तो गुरु नानक देव ने साथियों आरंभ की थी। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि महालवाड़ी प्रणाली कहां पर लागू की गई थी, तो एग्जाम में ये बहुत बार आपसे पूछा गया है कि महालवाड़ी प्रणाली कहां पर लागू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में ही महालवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी संगीति से
कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो अगर बात करते हैं साथियों स्वर्ण सिंह समिति की, जब हम बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह समिति ने ही मूल कर्तव्यों को यानी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, मुझे बताइए। तो इनका नाम क्या है साथियों? फातिमा बीबी इनका नाम है, और फातिमा बीबी जी ही भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? यानी कि अगर जब हम साथियों बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 की अगर बात करें साथियों तो ये कानून के समक्ष समानता देता है, यानी कि कानून सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कोई अमीर है तो उसके लिए अलग धारा लगेगी और कोई गरीब है उसके लिए अलग धारा लगेगी। ऐसा नहीं है साथियों, कोई एक तरीके से कोई बात करें कोई नीची कास्ट का है तो उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है, या कोई ऊंची कास्ट का है उसके लिए अलग सजा का प्रावधान है। ऐसा नहीं है साथियों। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे कि विधि के समक्ष समानता की जब हम साथियों बात करते हैं या कानून के समक्ष समानता की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 आपका राइट आंसर होता है। उसके बाद देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों? ग्रीनलैंड है, या आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि पश्चिमी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम क्या है? उसका नाम अनाईमुड़ी है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। जब हम बात करते हैं साथियों चावल का भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरे नंबर पर अपना भारत है। क्या दूसरे नंबर पर अपना भारत है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो किसान क्रेडिट योजना कब लागू की गई थी? 1998-99 में लागू की गई थी। ये भी क्वेश्चन साथियों अच्छा है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि राइट आंसर यहां पर जो होगा वो 382 होगा, ठीक है ना। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान यानी कि पानी पर तैरता रहता है। यह सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? यह सवाल आपसे पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा यह सिद्धांत साथियों आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता तो साथियों क्या उस जल को कहते हैं? यानी कि वो जल की अगर बात करें साथियों जो जल साबुन लगाने पर ज्यादा झाग नहीं दे पाता उसको क्या कहा जाता है? तो ये सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो खारा जल आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो जो कार्डियोलॉजी विभाग होता है ना साथियों, कार्डियोलॉजी विभाग, वहां पर कैथ लैब होती है। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनिक ऊर्जा में? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो मैं कहूंगा मरकरी और साइनाइड है। और मरकरी और साइनाइड कहां पर हैं? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस सवाल को साथियों आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो 11 जुलाई को मनाया जाता है साथियों विश्व जनसंख्या दिवस। उसके बाद देखिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये किस राज्य में है? पंजाब में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है, मणिपुर में है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों जो भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय है ये मणिपुर में है। कहां पर है साथियों? मणिपुर में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नसीब अल बहर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश में के साथ संपन्न हुआ है? तो यह भारत और ओमान के बीच हुआ है ये सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है नसीम अल बहर। तो भारत और ओमान के बीच हुआ है। योग दर्शन के प्रवर्तक साथियों कौन है? अगर आपसे सवाल बने तो पतंजलि आपको बताना, यानी कि महर्षि पतंजलि ही योग दर्शन के प्रवर्तक थे। उसके बाद देखिए भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको दिया जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों रामानंद, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे
है, क्योंकि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में कौन लाए थे? तो रामानंद साहब ही लाए थे। अगला सवाल देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो साथियों कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कौन थी साथियों? बेगम हजरत महल थी। ये आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1857 का जब स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था, इसमें भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, तो यहां पर अगर बात करें साथियों, गोवा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड है? तो गोवा में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा साथियों 5 वर्ष इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? फिर से देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, इनको पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की, यानी कि अगर साथियों सुप्रीम कोर्ट में आना चाहते तो इन्होंने हाई कोर्ट में साथियों नियुक्ति पत्र पात्र होने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय में उन्होंने 5 वर्ष काम किया होना चाहिए, अगर ये सर्वोच्च न्यायालय आना चाहते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो अगर बात करें साथियों चुनाव आयोग यानी कि चुनावों से संबंधित है 324 से लेकर 329 अनुच्छेद, यानी कि जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि महाद्वीप यानी कि किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं, आप लोग भी ध्यान रखेंगे साथियों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? अगर सवाल आपसे पूछा जाए तो अरावली पर्वत आपको बताना है। यानी कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत है। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक यानी कि तांबे कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब लगाएंगे। उसके बाद देखिए खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? तो भारत की संख्या में साथियों उस समय 17.70 की वृद्धि हुई थी। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के द्वारा कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष जिनको होता है वो साथियों अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कौन से लेंस का? अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है? मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, क्लोरीन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन का उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होते हैं? मुझे बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग भी ध्यान रखेंगे, अग्न्याशय इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा निर्मित होते हैं। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो किसका एक उदाहरण है? मैं कहूंगा किण्वन का एक उदाहरण है। यानी कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का एक उदाहरण है। भू क्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? भूमि का क्षरण साथियों किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या को बढ़ाकर। कैसे रोका जाएगा भाई? वनों का रोपण करके, वन रोपण करके या वनस्पति को हटाकर, नहीं अति चराई करके। मैं कहूंगा साथियों वनारोपण के द्वारा भूमि क्षरण को साथियों रोका जा सकता है। उसके बाद देखिए, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपका आंसर डी है तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित हैं? यानी कि आगा खान गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है? तो मैं कहूंगा फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। किस खेल में दिया जाता है साथियों? फुटबॉल के खेल में दिया जाता है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, 93 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो साथियों क्लो झाओ इनका नाम है और इनको प्रदान किया गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपके सामने अब रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके रीजनिंग यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रीजनिंग का सवाल है, इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि शिशु की मृत्यु को क्या कहा जा सकता है? शिशु हत्या कहा जा सकता है। शिशु की हत्या को, मृत्यु को नहीं, शिशु की हत्या को शिशु हत्या कहा जा सकता है। तो पूछा जा रहा है किसकी हत्या को पितृ हत्या कहा जा सकता है? क्या माँ की हत्या को पितृ हत्या कहा जा सकता है? नहीं। क्या पत्नी की हत्या को पितृ हत्या? नहीं। पति की हत्या को पितृ हत्या? नहीं साथियों, पिता की हत्या को पितृ हत्या कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, आप देखिए और मुझे बताइए कि आपका जो यहां पर सही जवाब है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। आपसे कहा जा रहा है साथियों 43 के बाद यहां पर 53 आ गया है, तो 59 से साथियों यहां पर क्या बन सकता है? कुल मिला के ये बात आपको साथियों इतनी मुझे बतलाना है। चलिए, तो 43 से 53 और 59 से क्या संख्या बनेगी आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जाए। देखिए ये एक अभाज्य संख्या है। क्या ये एक साथियों अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना? ये भी एक, लेकिन इनके बीच में एक और अभाज्य संख्या आती है जिसके 43, उसके बाद साथियों क्या आता है? उसके बाद 47 भी आता है। तो ये एक गैप देके अभाज्य संख्या करी गई है। और अगर इसकी बात करें, ये भी एक अभाज्य संख्या है। और 59 के बाद अभाज्य संख्या साथियों कौन सी होती है? 61 होती है। और फिर कौन सी होती है? 67 होती है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि यहाँ पर एक गैप के साथ अगली अभाज्य संख्या बताई गई है, यानी कि यहाँ पर 67 आएगा और 67 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर बी में। और यही आपका साथियों क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, इसको क्या करें, थोड़ा सा जूम कर दें। बिल्कुल साथियों, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वो शब्दकोश में होते हैं, ठीक है ना? तो जैसे साथियों यहाँ पर शब्दकोश में लिखे होते हैं वैसे हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे इसको। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि शब्दकोश में भाई साहब पहले नंबर पर कौन सा होगा, बताइए। अगर बात करें, देखिए EAR यहाँ पर भी है, EAR यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी EAR यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्या R पहले आता है? नहीं। D पहले आता है, D पहले आता है, F पहले आता है, L पहले आता है। मैं कहूंगा साथियों D पहले आता है। अब D यहाँ पर भी है, D यहाँ पर भी है, तो R अच्छा DR यहाँ पर भी, DR यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर U है, यहाँ पर O है, O पहले आता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना, एक सेकेंड, EAR, ठीक है ना? तो उससे पहले क्या आएगा? उससे पहले ये वाला आपका आ जाएगा, ठीक है ना? तो 5 नंबर साथियों सबसे पहले आपका आ जाएगा। उसके बाद इसको हटा दीजिए। अब देखिए DD पहले आता है, तो इसमें से कोई पहले आएगा। अब देखिए DRO लिखा है, DRU लिखा है, तो U बाद में होता है, O पहले होता है, तो साथियों 3 आ जाएगा। उसके बाद आपका ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद साथियों ये आपका 2 आ जाएगा और उसके बाद 1 आ जाएगा, इनके 2 और फिर 1 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 534 से 534 21 कहाँ पर लिखा हुआ है? तो 534 21 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे शब्दकोश में लिखा जाता है वैसे मैंने आपको साथियों लिखकर दिखा दिया। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से साथियों कि कौन सा समूह में अन्न से संबंधित नहीं है। तो अन्न से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए x की अगर बात करें और यहाँ पर m की अगर z की बात करें, ये होता है साथियों 24 पर और ये होता है 26 पर, यानी कि यहाँ पर साथियों सिर्फ 2 बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 2 प्लस किया गया है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग साथियों, यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है? यहाँ पर 1 प्लस किया गया है। P16 पर Q17 पर 1 प्लस किया गया है। यहाँ पर भी 1 प्लस किया गया है और यहाँ पर भी साथियों 1 ही प्लस किया गया है। तो पूछा क्या गया था साथियों के समूह से अन्य समूह मतलब अन्य चीजों से इन सब में सबसे अलग कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं XZ जो है ना वो सबसे अलग है और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि BO88। उसके बाद आपको बताना है कि अब यहां पर साथियों क्या आ सकता है। उसके बाद लिखा हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद लिखा हुआ HU80 KX76 और NA72। यहाँ पर आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन से 2 अल्फाबेट आएंगे और कौन से नंबर आएंगे, ये आपको बताने। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये 80 से 76 हो गया यानी कि 4 माइनस हुआ है। ये 76 से 72 हो गया यानी कि 4 माइनस हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक 4 माइनस होगा, या कह सकता हूँ कि 80 में 4 बढ़ेगा। तो जब 80 में 4 बढ़ेगा क्या आ जाएगा साथियों? 84 आ जाएगा। क्या 84 कहीं पर लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब अगर बात करें, देखिए अब 84 की अगर बात करें, अब इसमें 4 बढ़ाएंगे। अरे भाई इधर से बढ़ाएंगे, इधर से चलेंगे तो हम 4 बढ़ाते जाएंगे, इधर से चलेंगे तो 4 घटाते जाएंगे। तो इसमें 4 बढ़ाएंगे तो 88 बिल्कुल लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर
ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर तो वैसे तो हमारा आंसर साथियों क्या हो गया, हमारा आंसर यही हो गया, ठीक है। लेकिन अब अगर साथियों यहाँ पर हम इसको और डिटेल से समझते हैं, तो अब अगर बात करें साथियों, अब ये नंबर कैसे कैसे यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, एच से ये के हुआ है, यानी कि 3 प्लस हुआ है, साफ साफ नजर आ रहा है। और उसके बाद साथियों यू यानी कि जो कि 21 पर होता है, इससे ये 24 हुआ है, यानी कि 3 प्लस हुआ है। उसके बाद के से एन हुआ है, 3 प्लस हुआ है। एक्स से ए हुआ है, 3 प्लस हुआ है। एक्स होता है भाई साहब 24 पर, 25 26 ए, उसके बाद यही तो आएगा, तो 3 प्लस हो, तो मैं कह सकता हूं कि इसमें 3 घटेगा, ठीक है ना। यानी कि H से अगर 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा साथियों, E आ जाएगा। और U से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और ER कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि सबसे पहले ये लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये लिखा हुआ, उसके बाद ये लिखा, उसके बाद ये लिखा हुआ है, तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा, इतनी सी बात आपको बताना है। अब देखिए आप इसमें लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन एक रीजनिंग में साथियों एक टाइप होता है क्वेश्चन आने का, वो टाइप मैं बता देता हूं, यूपी पुलिस में बहुत पूछा जाता है। जो पहला वर्ड होगा उससे दूसरा वर्ड बना है, कैसे, ये दो जो अंतिम के लेटर बने हैं ना, ये दो जो अंतिम के लेटर लिखे हैं, इन 2 लेटर की मदद से अगला वाला वर्ड बना है। कैसे, देखिए ओपी यहां आ गया, यानी कि अंतिम वाले 2 लेटर और उसके अगले में जो आएंगे वो शुरू में आना चाहिए। उसी प्रकार अंतिम वाले 2 लेटर, उसके अगले वर्ड में जो आएंगे वही चीजें 2 लेटर शुरू में होंगे। अंतिम वाले 2 लेटर, शुरू में 2 लेटर, अंतिम। अब यहां पर साथियों जो अंतिम है ना, इसका मतलब है कि ई आर यहां पर आएगा। तो बस आपको एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें शुरू में ई आर है, और एग्जामिनर एक ही ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें शुरू में वही लेटर होंगे। तो कुल मिला के इस टाइप से आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हम लोग के, ये 11 से 13 हुआ है, ठीक है ना। तो 11 से 13 कैसा हुआ है, 13 से 19 कैसे हुआ है। देखिए अगर हम साथियों यहाँ पर बात करें, वैसे तो यहाँ पर 2 प्लस आपको दिख रहा होगा, 2 बढ़ा दिया। इसमें साथियों 6 प्लस आपको दिख रहा होगा, फिर इसमें अचानक से एकदम कितना बढ़ गया साथियों, इसमें 11 में से 9 गया साथियों, 2 बचेगा और 2 में से 1 गया, इतना हो गया, यानी कि 12 बढ़ा दिया गया। इसमें कितना बढ़ा दिया गया, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा साथियों, ठीक है ना। और उसके बाद साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो एकदम 20 बढ़ा दिया, यानी कि 2 6 12 20 का कोई वो नहीं, मिलाप नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो एकदम से 30 बढ़ गया, तो कोई लॉजिक यहाँ पर साथियों मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। अब अगर बात करें साथियों यहाँ पर क्या लॉजिक लग सकता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 11 में जो बढ़ाया गया है साथियों, वो क्या बढ़ाया गया है, वो 1 गुणा 2 बढ़ाया गया है, यानी कि 2 प्लस किया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि इसमें क्या बढ़ाया गया, इसमें 2 प्लस 3 बढ़ाया गया है, यानी कि 6 बढ़ाया गया है। 19 से 31 होने में साथियों क्या, अब ये नंबर देखिए, 2 यहां आ गया, 3 यहां आ गया, अब ये 3 यहां आ गया साथियों, 4 यहां आ गया, यानी कि 3 चौक 12 बढ़ाया गया है। उसी प्रकार 31 से 51 बनाने में साथियों 4 गुणा 3 बढ़ाया गया है। और उसी प्रकार यहां पर 1 सेकेंड, 4 गुणा 3 थोड़ी ना, 4 गुणा 3 थोड़ी ना, 4 गुणा 5, ठीक है ना। क्या 4 गुणा 5 यानी कि कितना बढ़ाया गया, एक तरीके से साथियों 20 बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद 51 से 81 में कितना बढ़ाया गया है, 5 गुणा 6 बढ़ाया गया है। तो यहां पर क्या बढ़ेगा साथियों, 6 गुणा 7, यानी कि 81 में बढ़ेगा 6 छंग 36, 6 सत्ते 42। तो अगर साथियों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 123 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 123 आएगा। और 123 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है साथियों वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश इसको मैं करूं, देखिए यहां पर अगर बात करें पी क्यू आर एस और टी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, टी ने केवल एस, मतलब 5 लोग हैं ना, तो 5 बना लो, 1 2 1 सेकेंड, थोड़ा थोड़ा गैपिंग से बना लेते, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अलग अलग अंक प्राप्त किए, जिसने ज्यादा प्राप्त किए वो ऊपर होगा, जाहिर सी बात है। कह रहे कि टी ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो टी मेरे हिसाब से साथियों टी यहां पर आएगा। टी ने केवल एक
बंदे से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि एस ने क्यू से अधिक लेकिन पी से कम अंक प्राप्त किए, यानी कि एस ने जो है वो क्यू से तो अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन पी से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं कह सकता हूं पी यहां पर आ जाएगा, एस यहां पर आ जाएगा, क्यू यहां पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि उनमें से किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो जाहिर सी बात है साथियों पी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे क्योंकि पी सबसे ऊपर है, ठीक है ना। अब यहां पर जो बचा है 5 लेटर में से वो यहां पर आ जाएगा और हमसे ये पूछा भी नहीं गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। यहां पर अगर बात करें साथियों क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर आप लोग देखेंगे 2 है 4 है, 2 है 4 है, 6 8 4, 6 8 4 यहां पर लिखा हुआ है। अब y का मतलब साथियों यहां पर क्या लिखा हुआ, y का अर्थ है गुणा, तो यहां पर गुणा आ जाएगा। w का मतलब क्या है साथियों, w का मतलब प्लस है, तो यहां पर साथियों क्या आ जाएगा, प्लस आपका आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों x, और x का मतलब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है z, और z का मतलब क्या है, भाग है, तो यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, आपका भाग आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए 4 4 दूना 8 हो गया, ठीक है ना, प्लस आपका साथियों 6 आ गया, और 4 की 2 से करेंगे साथियों, 4 की 8 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ साथियों 14 में से जब 2 जाएगा तो 12 बचेगा, यानी कि 12 आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहाँ पर साथियों सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। देखिए डायरेक्शन वाला सवाल है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा और आंसर मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करते हैं बी डी के दक्षिण में 3 मीटर दूरी पर है, जो जो कहा जा रहा है वो हम करते जाएंगे। बस कहने के बी जो है ना ये डी के दक्षिण में है, तो मान लेते हैं साथियों डी यहां पर हो जाता है। अब डी का दक्षिण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। डी के दक्षिण में कौन है साथियों, बी है, और ये 3 किलोमीटर है। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है कि सी के पश्चिम में, ठीक है ना, सी के पश्चिम में 3 मीटर दूरी पर है कौन, अरे अच्छा यहां पर कहा जा रहा है कि बी जो है, बी ये डी के तो दक्षिण में है और सी के पश्चिम में है, यानी कि बी जो है ये सी के पश्चिम में है, तो मैं कह सकता हूं सी यहां पर होगा। भाई सी का पश्चिम, एक सेकंड, ये तो सी का पूरब हो जाएगा ना, सी यहां पर होगा, सी के पश्चिम में ये होगा बी, और 3 किलोमीटर की दूरी पर है, मीटर की दूरी पर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए जो है ना ये ई के दक्षिण में है, ठीक है ना, ई इधर गया, ए जो है ना ई के दक्षिण में है। चलिए ए जो है ना ये ई के दक्षिण में 3 मीटर है, जो डी के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए जो जहां पर आता है तो वो दूसरे वाले की बात होती है, यानी कि ई की बात चल रही है। तो डी के पश्चिम में कौन है, ई है, तो डी यहां है, डी का पश्चिम क्या होगा, ये होगा। डी के पश्चिम में 5 मीटर दूरी पर कौन है साथियों, ई है। अब ए का भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ए जो है ना ई के दक्षिण में है, यानी कि ई का दक्षिण कहां होगा, ई का दक्षिण साथियों यहां होगा, यानी कि यहां पर ई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि एफ के उत्तर में है साथियों कौन, एफ सॉरी जी के उत्तर में एफ है, तो जी कहां पर है, जी कहां पर है, जी नहीं है अभी, एफ भी नहीं है अभी, ठीक है ना, यानी कि ए के पश्चिम में। अच्छा ये जो एफ है ना ये ए के पश्चिम में है एफ, तो ए के पश्चिम में क्या हो जाएगा साथियों, एफ हो जाएगा। और यहां पर कहा गया था कि जी के उत्तर में है एफ, तो जी के उत्तर में हो जाएगा साथियों एफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि एफ के संबंध में सी किस दिशा में है, तो एफ तो एक सेकेंड, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, क्या यहां पर कहा गया था कि जी के उत्तर में एफ है, तो अच्छा जी यहां पर मुझे बनाना चाहिए था क्या, जी बनाना चाहिए था, जी के उत्तर में हो गया, और ए के पश्चिम में है अच्छा एफ, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो गया, मैटर थोड़ा सा हो गया। मैं यहाँ से आपको दोबारा बता देता हूँ क्या यहाँ पर कैसे हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि जी के उत्तर में एफ है, अभी नहीं पता है, कहने के, और ए के पश्चिम में है, यानी कि एफ जो है ये ए के पश्चिम में है, तो एफ हो जाएगा ए के पश्चिम में, और एफ जो है ना ये जी के उत्तर में। अच्छा जी के उत्तर में, यानी कि जी कहीं यहां पर नीचे आ जाएगा जी, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। तो इसमें नीचे जगह नहीं रही ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे बनाया है। तो कह रहे हैं कि एफ के संबंध में एफ यहां पर है, सी किस दिशा में है, तो साथियों सी किस दिशा में है आपको साफ साफ दिख रहा है, सी इस दिशा में है। और ये दिशा क्या कहलाएगी, ये दिशा साथियों पूर्व कहलाएगी, तो पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि उसका चयन कीजिए जो अलग है, यानी कि जो ऑप्शन सबसे विषम है, सबसे भिन्न है, उसका आपको चयन करना है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर ये 22 के स्क्वायर के आसपास का कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो 22 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है साथियों, एक बार देख लेते हैं हम लोग।
484 यानी कि 484 आता है। और जब इस 484 में से 22 घटाया जाता है तो कितना आता है, देखिए जरा 264, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 22 का स्क्वायर किया, उस 22 के स्क्वायर यानी कि 484 में से ये नंबर घटा दिया जो अभी मैंने घटाया है, तो हमें क्या नंबर प्राप्त होगा, ये नंबर हमें प्राप्त होगा। उसी प्रकार 15 का स्क्वायर में से साथियों 15 का स्क्वायर 225 होता है। 225 में से अगर यही नंबर हम घटा देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 210 प्राप्त होता है। यानी कि जो यहां पर लॉजिक लगा है वही लॉजिक यहां पर लगा है। क्या वही लॉजिक यहां पर लगा है, ये भी एक बार हम लोग क्या करते हैं साथियों, देख लेते हैं। चलिए, तो अगर बात करते हैं साथियों 25 का स्क्वायर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो साथियों आपका 125 हो जाएगा, यहां पर आपका 50 हो जाएगा, 5 2 6 यानी कि 625 होता है। तो 625 में से तो 25 घटाएंगे तो साथियों 600 आना चाहिए, यहां तो 650 लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं जो यहां पर लॉजिक लगा है वो यहां पर लगा है और वही यहां पर लगा होगा, लेकिन यहां पर नहीं लगा है। नहीं लगा है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। कि पहले ए बी है, उसके बाद डी ई एफ है, उसके बाद साथियों एच आई जे के है, उसके बाद अब आपको बताने कि यहां पर क्या आ जाएगा, और उसके बाद साथियों एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। मतलब ये तो लगातार नंबर है। जैसे कि अगर बात करें ए बी लिखा हुआ है तो सी सिर्फ छोड़ दिया गया, सी के आगे डी ई एफ आ गया, उसके बाद एफ के बाद साथियों जी को छोड़ दिया, और उसके बाद एच आई जे के आ गया। के बाद साथियों क्या छोड़ना है, के बाद साथियों एल छोड़ना है, एल के बाद साथियों एम एन ओ पी, ठीक है ना, पी आ जाएगा। तो एम एन क्या आ जाएगा साथियों, एम एन ओ पी, क्यू आ जाएगा। क्यू की अगर बात करें साथियों यहां पर, उसके बाद साथियों आर छोड़ देंगे और आर के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं एम एन ओ पी क्यू कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, और यही आपका क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका जो यहां पर सही जवाब है वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको भी साथियों मजा आ जाएगा। चलिए तो यहां पर साथियों क्या कहा गया है, आपसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सुनील और राजू अपने कार्यालय से, यानी कि एक कार्यालय है, मान लेते हैं साथियों वो कार्यालय क्या है, वो कार्यालय आपका ये है, यानी कि इसी कार्यालय में सुनील भी काम करते हैं और राजू भी काम करते हैं। ये दोनों अपने कार्यालय से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं। पहले सुनील निकलता है, सुनील 5 मीटर उत्तर में सवारी करता है, यानी कि ये सुनील निकला पहले, ये 5 मीटर किधर जाता है साथियों, उत्तर में जाता है, तो 5 मीटर ये उत्तर में चला गया। उसके बाद कह रहे हैं फिर वो अपने पश्चिम में मुड़ता है और 60 मीटर जाता है, तो पश्चिम में मुड़ता है साथियों, ये आपका 7 मीटर चल गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वो फिर अपने दक्षिण में मुड़ता है और 10 मीटर की सवारी तय करता है, यानी कि दक्षिण में जाता है 5, तो ये हो गया, और 5 साथियों ये हो गया, यानी कि 10 उसने दूरी तय कर ली। चलिए तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये अब क्या किया सुनील ने साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं 10 मीटर ये दूरी यहां तक तय कर ली, ठीक है ना। इसी बीच राजू, अब राजू यहां से निकलता है, राजू 5 मीटर दक्षिण में जाता है। अब यहां पर से कार्यालय से राजू 5 मीटर दक्षिण में जाता है, यानी कि राजू यहां पर पहुंच जाता है। उसके बाद क्या करता है भाई साहब, राजू फिर अपने वो पूर्व की तरफ मुड़ता है और 7 मीटर जाता है, तो पूर्व की तरफ मुड़ा राजू। तो यहां पर साथियों एक तरीके से यहां से चलेगा राजू, ठीक है ना। और कितना चला था, 5 मीटर दक्षिण में चला था, फिर अपने पूर्व में मुड़ता है और 7 चलता है, तो पूर्व में मुड़ गया साथियों, ये हमने इसको 7 चला दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि फिर अपने उत्तर मुड़ता है और उत्तर की तरफ मुड़ता है और 5 मीटर सवारी जाता है, तो उत्तर की तरफ मुड़ा, 5 मीटर साथियों ये चल दिया। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि फिर अपने पूर्व में मुड़ता है और 60 मीटर की दूरी तय करता है, तो साथियों ये पूर्व में चल दिया और कितना चला दिया, इसको हमने 5 मीटर की ओर चला दिया। और फिर अपने दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, तो फिर से ये साथियों दक्षिण की तरफ चला और 5 मीटर इसने दूरी तय की। तो कहने के राजू के संदर्भ में सुनील कहां है, तो साथियों सुनील तो यहां पर है, सुनील यहां पर है और राजू अपना साथियों यहां पर है। तो क्या कहा जा रहा है, राजू के संदर्भ में सुनील कहां है भाई साहब, मैं कह सकता हूं कि सुनील जो है ये पश्चिम की दिशा में है। क्या सुनील जो है वो पश्चिम की दिशा में है, और कितने मीटर दूर है ये भी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 5 ये हो जाएगा, इसकी दूरी पूछी जा रही है, 5 ये हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, यानी कि 5 + 7 और 7 और साथियों ये हो जाएगा, ठीक है, 7 आपका ये हो जाएगा। चलिए तो इतनी की अगर बात करते हैं हम लोग यहां पर,
ये वाला 7 था यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो चलता है इधर के लिए, इधर 7 चलता है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 7 7 यानी कि 21 मीटर वो साथियों चलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि पश्चिम की दिशा में है और 21 मीटर दूर है, यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग मैथ के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो साथियों मैथ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि, और बहुत शानदार, बहुत ही टॉप लेवल का ये क्वेश्चन है साथियों, आप इसको करने की खुद कोशिश कीजिए कि देखिए ए एक काम का 60%, यानी कि ए देखिए कोई काम 100% होगा, लेकिन ए क्या करता है, किसी काम का 60% 18 दिनों में करता है, ठीक है ना। अब अगर इस पहली लाइन को ही साथियों हम सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कह सकता हूं साथियों, अगर किसी काम का 60% ए जो है ना, ये किसी काम का 60% अगर 18 दिनों में करता है तो उस काम का 100% कितने दिनों में करेगा, ये कैसे निकालेंगे, 18/60% और गुणा साथियों 100। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने ये निकल कर आ जाएगा कि ए उस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6 6 18। तो मैं कह सकता हूं साथियों ए किसी काम को 30 दिन में करता है, ए किसी पूरे काम को 30 दिन में करता है। उसके बाद कहा गया है कि बी उसी कार्य का 40% 10 दिन में करती है। तो जब साथियों किसी काम का 40 10 दिनों में किया जाता है तो मैं कह सकता हूं साथियों, मैं कह सकता हूं साथियों कि उस 100% काम को कितने दिनों में किया जा सकता होगा, 25 दिन में किया जा सकता है, यानी कि बी उस काम को 25 दिन में कर सकता है। तो अब देखिए क्या कहा जाए, अब इसको हटा दूं मैं, ठीक है, इसको डिलीट में कर देता हूं ताकि आपके लिए कैलकुलेशन के लिए क्या जगह बच सके। चलिए हाँ, अब क्या कहा गया है, दो चीजों कहा गया है कि दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, ठीक है ना। सी शेष काम को 4 दिन में करता है, ठीक है, और सी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए अब अगर बात करें कि ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी एक काम को 25 दिन में करते हैं, अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो यहां पर एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि 30 के पहाड़े में भी आए, 25 के पहाड़े में भी आए, क्या आता है 120 आता है। उसके अगला स्टेप आप क्या करेंगे, 30 चौक 120 होता है, ठीक है ना। क्या होता है साथियों, 30 चौक क्या होता है 120 होता है, तो 4 आ जाएगा। और नहीं, ये 25 तो साथियों कट नहीं पाएगा, क्या 25 तो आपका कट नहीं पाएगा, तो 120 ना लेकर आप ऐसा करो, आप 150 ले लो, उससे मामला हो जाएगा। तो जब 150 आप लोगे तो 30 पंजे कितना हो जाएगा 150, और 25 छंग कितना हो जाएगा 150। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 6 है, और ये क्या है, ये टोटल काम है। हमेशा याद रखिए यहां पर मैं जो नंबर लिखता हूं वो टोटल काम होता है, और ये जो 5 ये 6 इसका मतलब होता है कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में 6 काम कर रहा है। अगर मैं कहूं कि दोनों यानी कि ए और बी टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 11 काम कर रहे हैं, और यहां पर कहा गया है कि दोनों केवल 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, यानी कि एक दिन में दोनों लोग 11 काम कर रहे हैं, और अगर 10 दिन तक ये काम करते रहते हैं 11-11 के हिसाब से, यानी कि ये दोनों 10 दिन में साथ 140 काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन काम कितना है, टोटल काम 150 है, यानी कि 150 टोटल काम है, 110 काम कंप्लीट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है 40 काम बचा है। तो इसमें यह कहा गया है कि शेष कार्य कितना है 40 है, शेष कार्य को 4 दिनों में, सी जो है ना ये 4 दिनों में कंप्लीट करता है, ये 4 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, यानी कि सी जो है ना ये एक दिन में 10 काम करता है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करे, ये जो कार्य है 150 काम है ना, सी उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। साथियों यहां पर हमें पता चला कि सी, ठीक है ना, सी एक दिन में 10 काम करता है, तो ये 150 काम को कितने दिन में कर पाएगा साथियों, 15 दिन में कर पाएगा। और 15 दिन कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका क्या होगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि x अनुपात 12 बराबर 33 अनुपात 22, इसमें x का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखिए x अनुपात 12 यानी कि x/12 बराबर 33 अनुपात 22 यानी कि 33/22 हो जाएगा। ये तो यही कट हो जाएगा, 11 तियां 11 दूना, यानी कि अब अगर बात करते हैं साथियों x बराबर 3 गुणा 12, ये 12 में इसकी गुणा हो जाएगी, 12/2 हो जाएगा, ये कटेगा 6 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और 18 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब किस ऑप्शन के साथ जाएगा।
अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए मार्केट में पुरुष और बकरियां हैं, ठीक है भाई, पुरुष और मार्केट में पुरुष भी हैं बकरियां भी हैं। कहने कि यदि उनके सिरों की संख्या, देखिए पुरुष का भी एक सर होगा, बकरी का भी एक सर होगा, कहने कि अगर दोनों के सिरों की गिनती की जाए तो 450 है, यानी कि दोनों के सिरों को कुल मिला के 450 कहा जाएगा, यानी कि पुरुष प्लस बकरियों की संख्या 450 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगर उनके पैरों की गिनती की जाए, यानी कि पुरुष के पैर तो 2 होते हैं, बकरियों के पैर 4 हम मानेंगे, तो इनके पैरों की संख्या कितनी है, 940 है। तो अगर आपसे सवाल के अंत में पूछा जाए कि बकरियों की संख्या क्या होगी या पुरुषों की संख्या क्या होगी, तो दोनों चीजें बहुत आराम से निकाली जा सकती है। और ऐसे करके इस टाइप से साथियों बहुत सारे सवाल आपसे पूछा जाता है। आपको कभी तोता लोमड़ी दे दिया जाएगा, यानी कि ऐसी चीज दे दी जाएगी जिसके एक के तो 2 पैर होंगे, एक के 4 पैर होंगे, हमेशा यहाँ पर ऐसी चीज दी जाती है। देखिए हम साथियों मान लेते हैं, क्या हम अगर बात करें साथियों एक्स को मान, यानी कि पुरुषों को मान लेते हैं एक्स, हम पुरुषों को मान लेते हैं साथियों एक्स हम, और बकरियों को हम क्या मान लेते हैं साथियों वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब अगर एक्स यानी कि पुरुष प्लस वाई यानी कि बकरी, तो दोनों के सिरों की संख्या कितनी है साथियों, तो मैं कह सकता हूं 450 है, ठीक है ना, 450 है। उसके बाद अगर यहां पर बात करें कि यदि उनके पैरों की, अब देखिए पैरों की संख्या x यानी कि पुरुष के पैरों की संख्या 2 होगी, यानी कि 2x प्लस बकरी के पैरों की संख्या 4 होगी, यानी कि 4y। तो कुल मिला के अगर बात करें इनके पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 950 दी गई है। अब इसको अगर साथियों थोड़ा सा हम और कैलकुलेट करें, देखिए 2 यहां पर भी है, 2 की भाग यहां पर भी हो सकती है, तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और प्लस 2 दूना 4 यानी कि 2y बराबर कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। अब साथियों x प्लस 2y बराबर, अब ये कटेगा साथियों, देखिए 990 बटे 2 आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। इसको अगर कट करोगे तो 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों x प्लस 2y बराबर कितना निकला, 495 निकला, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए अब एक लाइन ये आपके एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये वाला है, ये x प्लस वाई बराबर 450, x प्लस वाई बराबर 450। अब इसको कैलकुलेट करें, इस x में से ये x जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2y में से 1y जाएगा, 1y बराबर बचेगा, और 495 में से, ठीक है ना, 450 जाएगा तो मेरे हिसाब से 45 बचेगा। तो क्या पूछा गया था, बकरियों की संख्या पूछी गई थी, बकरियों की संख्या यानी कि y का मान पूछा गया था, कितना है, 45 है, तो 45 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाता कि पुरुषों की संख्या कितनी है, तो जब x प्लस वाई बराबर 450 है, y का मान आप यहां पर रखते और x का मान बहुत आराम से निकल जाता साथियों, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन मेरा मानना है कि आपकी समझ में आ चुका होगा। अब अगर बात करें साथियों, जिस पीडीएफ का मैंने अगर बात की थी साथियों, सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। मेरा मानना है साथियों उन दोनों पीडीएफ को अगर आप लगा लेंगे, एग्जाम से पहले सरसरी नजर मार लीजिएगा। एक तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट दी जा रही है 2018 से लेकर कब तक, 2024 तक की, और हल सहित दी जा रही है। क्या हल सहित साथियों ये पीडीएफ आपको दी जा रही है। उसके अलावा साथियों 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, कितने, 10 मॉडल पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, और ये भी साथियों हल सहित दिए जा रहे हैं। ये दोनों पीडीएफ 45 रुपए की है, सिर्फ 45 रुपए की। कैसे आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक बारकोड दिया जाएगा, उस बारकोड पर 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। उसके अलावा यूपी पुलिस कांस्टेबल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर निःशुल्क कुछ वीडियोस मैंने डाल रखी है जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखिएगा। उसके अलावा साथियों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी क्लासेस में वहां पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर भी आप लोग साथियों सब कुछ देख सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों इस वीडियो के बारे में एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वी क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।